गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दूसरे दिन वेरावल और धोराजी में जनसभा को किया संबोधित। लोगों से भारी संख्या में मतदान करने का किया आह्वान। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज गोवा में होगा शुभारंभ। फिल्मों के महाकुंभ में देश दुनिया के फिल्म जगत के दिग्गज होंगे शामिल। 9 दिन तक चलने वाले फिल्मोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आज होगा आगाज। 18 दिसंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में खिताब के लिए भिड़ेंगी 32 टीमें। मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का पहला मुकाबला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन। समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत की शानदार बल्लेबाजी। सूर्य कुमार यादव ने आतिशी पारी खेलते हुए लगाया शतक। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। आम चुनाव के दौरान संसद के 275 सदस्यों का किया जाएगा चुनाव। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज वेरावल में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के उत्सव में एक एक वोट का बहुत महत्व है, इसीलिए लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रधानमंत्री નું સ્વાગત કરશે। જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈશું। ભાજપને જીતાડજો ભાઈઓ। દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વાગત કરે છે। જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈશું। स्वागत है भाई, स्वागत है। अरे स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सौराष्ट्र में धोराजी में जनसभा को संबोधित किया। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज सोमनाथ मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने शिवजी का पंचामृत अभिषेक किया। उन्होंने जल, दूध, दही, शहद, शक्कर से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। सोमनाथ से प्रधानमंत्री का पुराना जुड़ाव है। सोमनाथ रथ यात्रा से लेकर पार्टी को मजबूती दिलाने में इस क्षेत्र का खासा महत्व है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के परिसर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के शिखर पर पताका भी चढ़ाई। और सीधे कर्नाटक के बेल्लारी ले चलते हैं, जहां पर जेपी नड्डा एक रैली को संबोधित कर रहे हैं।
बारी आती है मुख्यमंत्री बनाने की, जब बारी आती है गवर्नर बनाने की, तो कोई पहल नहीं करता है। पहल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, केंद्र में आज हमारे जनजाति समुदाय से जुड़ने वाले मंत्रियों की श्रृंखला बनी हुई है। हमारे आदिवासी भाइयों के एमपीओ की संख्या बढ़ी है। इसलिए मुख्य धारा में लाने का काम किसी और ने नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कर्नाटक में किसी ने किया है तो पहले येदियुरप्पा ने किया है, और अब किया है तो बसवराज बोम्मई ने किया है। यह हमको याद रखना चाहिए। और मैं जब ये सारी बातें आपसे करता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए 74 साल देश को क्यों इंतजार करना पड़ा? क्यों नहीं पहले समझ में आया कि जनजाति का भी गौरव होना चाहिए? क्यों बिरसा मुंडा पहले नहीं याद आए? क्यों भगवान बिरसा मुंडा के पहले नहीं याद आए? ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जो यूपीए की सरकार और कांग्रेस की सरकार जो लंबे समय तक केंद्र में थी, उसने आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, आपका उपयोग किया, लेकिन जब देने की बारी आई तो मुट्ठी बंद कर ली और मुंह मोड़ लिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारा बजट ट्राइबल का कहा 3,850 होता था, आज 8,451 करोड़ रुपए हो गया। नेशनल ट्रस्ट फॉर रिसर्च और 27 संस्थान देश भर में बनाए गए। किस लिए? इसलिए कि आदिवासियों के विकास के लिए कैसे चिंता की जा सकती है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के 27 संस्थान बनाए गए। मित्रों, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो ट्राइबल स्कॉलरशिप की बात करो, एकलव्य विद्यालय की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, तो आपके ध्यान में आएगा कि आदिवासी भाइयों के लिए विशेष प्रयोजन हर एक स्कीम में किया गया। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो उसका मुख्य हिस्सा हमारे आदिवासी भाइयों को गया है। अगर उज्ज्वला योजना आई तो बड़ी संख्या में गैस का सिलेंडर आदिवासी भाइयों को गया है। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई तो उसका भी बड़ा हिस्सा आदिवासी भाइयों को समर्थन में मिला। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाने का काम हुआ। और आज जब आपका रिजर्वेशन 3% से बढ़ा करके 7% कर दिया गया है, तो मैं बोम्मई साहब को बधाई देना चाहता हूं, मैं श्री रामुलु को बधाई देना चाहता हूं इस क्रांतिकारी कदम के लिए, जो आपकी सारी की सारी तस्वीर बदल डालेगा। मित्रों, मैं बेल्लारी से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार और तेज हो गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह निजर और डेडियापाड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा, कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दल चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल लगातार राज्य में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर रोड शो करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह भी उत्तम नगर में एक रोड शो करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कुल 1349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कल नाम वापसी का आखिरी दिन था और 67 प्रत्याशियों ने
अपने नाम वापस लिए। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों में 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। इस बीच दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए 42 केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। चिन्हित केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का एक वीडियो सामने आया है। इस पर बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग सत्येंद्र जैन से मिलने जेल में आ रहे हैं उनकी पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी के साथ साथ जो लोग जेल में आ रहे हैं उनकी आइडेंटिटी को दिल्ली के सामने लाया जाए, तभी इस केस में जो दिल्ली के लूटने वालों का असली चेहरा है वो सामने आएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि एक सांसद के पत्र लिखने के बाद जेल के कमरे में, कैदी के कमरे में इस प्रकार से हो रही मीटिंग्स का दूध का दूध, पानी का पानी और सच सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज कराते हुए एक वीडियो तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, सत्येंद्र जैन को थाईलैंड की सेवाएं केजरीवाल जेल के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, मालिश और चंपी की तुलना फिजियोथेरेपी से करना फिजियोथेरेपी का अपमान है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी का हिस्सा बताया था इस वीडियो को। तिहाड़ के अंदर किस प्रकार से थाईलैंड की सेवाएं, मतलब मालिश की सेवाएं शुरू हो चुकी है, इसके लिए दिल्ली की जनता ने हार्दिक धन्यवाद देने के लिए इस प्रकार के पोस्टर, आपका स्पा, अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देने के लिए पोस्टर लगाए हैं। जिस चीज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक मंत्री को जिसे बेल 5 महीने तक नहीं मिली है, कोर्ट ने उसे कट्टर बेईमान कहा है, कट्टर करप्ट कहा है, उसे मंत्री बनाए रखते हैं ताकि वो वसूली भी कर सके, उगाई भी कर सके सुकेश जैसे लोगों से तिहाड़ के भीतर, और वीवीआईपी मसाज और मालिश भी ले सके। और उसके बाद मनीष सिसोदिया इसे फिजियोथेरेपी कहते हैं। आज सुबह इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बदनामी की गई। इस प्रकार से मालिश और चंपी देने वाले जो सुबह जो सिर पर और पैर पर मालिश देते हैं, उनकी तुलना फिजियोथेरेपी से करके उन्होंने एक फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की बेइज्जती भी की है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ आज गोवा में होगा। फिल्मों के महाकुंभ में देश दुनिया के फिल्म जगत के दिग्गज शामिल होंगे। इफ्फी में कई देशी और विदेशी फिल्में इनकी स्क्रीनिंग होगी, तो मास्टर क्लास सेशन से लेकर कई बड़े आयोजन भी होंगे। 9 दिन तक चलने वाले फिल्मोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में 183 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। दुनिया भर की सिनेमा की खास और चुनिंदा फिल्मों के आनंद का उत्सव मनाने के लिए गोवा पूरी तरह सज चुका है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इफ्फी के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी, जिसे आइनॉक्स में प्रदर्शित किया जाएगा। अल्मा एंड ऑस्कर का निर्देशन ऑस्ट्रियाई निदेशक डाइटर बर्नर ने किया है। ये एक बायोपिक है। ये शानदार फिल्म कलाकार अल्मा मल्हर और ऑस्ट्रिया के चित्रकार ऑस्कर कोकोश्का के रिश्तों पर आधारित है। तो फिल्म फेस्टिवल में RRR से लेकर द कश्मीर फाइल्स और लॉस्ट जैसी कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पुलिसेर अत्याचारे बिना विचारे इस बार फिल्म फेस्टिवल में बंगाली फिल्म महानंदा, हिंदी फिल्म 3 of Us, द स्टोरी टेलर और मेजर सिया सहित कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सोचने वालों की नहीं। बिहार सहित देश के 19 राज्यों से चुने गए 18 से 35 वर्ष के भविष्य के 75 प्रतिभाशाली युवा इफ्फी के 53वें संस्करण में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फिल्म बाजार में हमने बहुत सारी नई चीज़ें
इस बार प्रयास किया है कि वो ऐड हों बुक टू बॉक्स ऑफिस पवेलियन, जहाँ जो नामी पब्लिशर्स हैं वो अपनी नॉवेल्स को और अपनी स्टोरीज़ को प्रमोट और पिच कर सकते हैं फिल्म मेकर्स के दौरान, क्योंकि आजकल काफ़ी फिल्में जो हैं उपन्यास पर आधारित रहती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो एक बहुत ही माननीय मंत्री जी का एक ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट था जो लास्ट ईफी में इंट्रोड्यूस किया था, इस बार उनको हमने 53वें संस्करण में 53 घंटे का हमने एक उनको चैलेंज दिया, जिसमें एक शॉर्ट फिल्म जो 5 टीमें हैं वो बनाएंगी और उन फिल्मों को हम शॉर्ट्स टीवी यूके का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी दिखाएंगे, और उसका जो बिहाइंड द सीन्स है वो भी हम काफ़ी 25,000 स्कूलों के आसपास बच्चों को दिखाएंगे, ताकि बच्चे इस मुहिम से प्रेरित हों और फिल्म मेकिंग को वो अपना एक कैरियर अपना सकें। इस बार इफ्फी में कंट्री इन फोकस के रूप में फ्रांस को शामिल किया गया है। कंट्री फोकस खंड के अंतर्गत फ्रांस और उसकी सिनेमाई उत्कृष्टता के योगदान का जश्न मनाया जा रहा है। कंट्री इन फोकस सेगमेंट का आयोजन भारत में फ्रांस के दूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस के सहयोग से किया गया है। इस बार इफ्फी का फिल्म बाजार काफी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि पहली बार कई देशों, राज्यों और फिल्म संगठनों के पवेलियन समुद्र के पास बहुत ही खूबसूरत सैरगाह में स्थापित किए जा रहे हैं। बात वहीं पे आके अटक जाती है। विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक विशेष स्क्रीनिंग होगी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। तो वहीं आम जनता के लिए बड़े पर्दे पर हर रोज कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने को मिलेंगी। अपने सहयोगी मुनमुन और श्यामा के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए पणजी, गोवा से। और अब देख लेते हैं गोवा में मौजूद हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा की पणजी से ये खास रिपोर्ट। आज का वो दिन है जब इफ्फी 2022 शुरू होने वाला है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी तैयारी थी वो पूरी हो चुकी है और बस अब इंतज़ार है सिनेमा लवर्स का, सेलिब्रिटीज़ का, डिग्निटरीज़ का, लेजेंड्स का, जो यहाँ पर आएंगे, शिरकत करेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा गाला इवेंट होगा ओपनिंग का, और साथ ही ये जो आइनॉक्स का एरिया है, वेन्यू है, वहाँ पर ओपनिंग फिल्म ऑस्कर एंड अल्मा एंड ऑस्कर वो दिखाई जाएगी। ओपनिंग फिल्म है चूँकि, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि रेड कार्पेट का ये जो इवेंट है वो होगा। और उसी के साथ साथ हम जानते हैं कि इफ्फी में कई सारे नए चीज़ें, नई इनिशिएटिव्स यहाँ पर लाए गए हैं। जिस तरीके से हम इंटरनेशनल जा रहे हैं उसी तरीके से हम गांव-गांव तक पहुँचने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस बार कैरावैन्स भी लाए गए हैं जो गांव-गांव तक जाएंगे गोवा में, और ताकि जो गांव तक के लोग हैं उनके तक भी सिनेमा पहुँच सके। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए भी क्लासेस है जहाँ पर वो सीख सकते हैं कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। जाहिर सी बात है, हमने पहले भी बताया कि जितना इंटरनेशनल जा रहा है इसका स्तर, उतना ही वो हर जन को छूने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन अश्लेषा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल संगमम में भारतीय संस्कृति की विरासत का अनोखा संयोग देखने को मिल रहा है। अब काशी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थल भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, ज्ञान, विज्ञान और कला संस्कृतियों का संगम भी हो रहा है। काशी तमिल संगमम, ऐसे तो लगता है कि केवल काशी और तमिलनाडु के लोगों से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और व्यवस्था की है कि जो तमिल के लोग आएंगे, जो ग्रुप्स आएंगे, वो काशी में पहले तो रुकेंगे, फिर प्रयागराज जाएंगे और उसके बाद अयोध्या जाएंगे। लेकिन एक नया संयोग मिला मुझे काशी विश्वनाथ धाम में। वृंदावन से 2 बालिकाएं आई हुई हैं, संस्कृत की विद्यार्थी हैं और भगवान शिव की भक्त भी हैं। भगवान विश्वेश्वर के दरबार में इनसे मुलाकात हो गई। आप लोग भगवान शिव को, चूंकि तमिलनाडु में भी लोग भगवान शिव के उपासक हैं, क्या कहना चाहेंगे इस काशी तमिल संगमम में? हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं
और ये जो संस्कृत भाषा है ये तमिल लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी बड़ा प्रिय है। सब साथ में रहते हैं, तो तमिल में तो नहीं लेकिन हम अपनी भाषा में भगवान शिव जी को याद करेंगे। जिस पर भी ओ बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, जिस पर भी ओ बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है। जिस पर भी ओ बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, जिस पर भी ओ बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है। धीरे धीरे बन गया तेरा वो दीवाना, मस्ती में गाता रहता तेरा वो तराना, धीरे धीरे बन गया तेरा वो दीवाना, मस्ती में गाता रहता तेरा ही तराना, जहाँ कहीं भी जाए तेरे गुण गाता है, जहाँ कहीं भी जाए तेरे गुण गाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है। बाबा तो अड़भंगी कहे ही जाते हैं, उनके भक्त भी उन्हीं की भाव में जीते हैं और जैसा उनका अगर भजन करते हैं तो जीवन भर मौज उड़ाते हैं। काशी धाम से कैमरा पर्सन मनोज कुमार सानी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अब प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। बुलेटिन में अब लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नेपाल में आम चुनाव के लिए आज एक ही चरण में मतदान जारी है। आम चुनाव के दौरान लोग संसदीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 275 सदस्यों का चुनाव करेंगे। विधायिका के सदस्यों को 2 तरीकों से चुना जाएगा। 165 सदस्यों को फर्स्ट पास द पोस्ट यानी सरल बहुमत प्रणाली मतदान द्वारा एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाएगा और शेष 110 सदस्यों को एक राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाएगा। मतदाताओं को इन दोनों तरीकों से अलग अलग मतपत्र प्राप्त होंगे। इन चुनावों के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आम चुनाव के लिए कुल 84 पार्टियों ने चुनाव आयोग में आवेदन किया है। हालांकि आयोग में 116 पार्टियां पंजीकृत हैं। एक चरण में हो रहे इस चुनाव में 7 प्रांतों के 1 करोड़ 79 लाख से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नेपाल चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक चुनाव
संपन्न कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें मतदान केंद्रों पर 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था और हवाई निगरानी जैसे उपाय शामिल हैं। भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। ऋषभ पंत और ईशान किशन ने टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश की और पहले विकेट के लिए 36 रन जोड़े। पंत 6 रन बनाकर आउट हुए। ईशान किशन ने 30 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 13 रन बनाकर वो आउट हो गए। दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाते हुए शतक लगाने में सफलता पाई। उनकी शानदार बल्लेबाजी की मदद से भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाए। सूर्य कुमार ने 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 51 गेंदों पर नाबाद 111 रन बनाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कतर की यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान उद्घाटन समारोह में भाग लेने के अलावा उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 की शुरुआत आज कतर में होने जा रही है, जहां दुनिया की 32 टीमें विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे के साथ सामने होंगी। उद्घाटन समारोह दोहा के अल्बायत स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।